हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है इकोनॉमिक की, चैप्टर नंबर पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है। सो अगर आपने मेरे वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा स्टोरी ऑफ पालमपुर कंप्लीट हो गया है, पीपल एज अ सोर्स रिसोर्स भी कंप्लीट हो गया है। सो आज का हमारा वीडियो चैप्टर 3 पे होने वाला है। हम चैप्टर 3 पे पहुंच गए हैं और वीडियो जल्द से जल्द स्टार्ट भी होने वाली है। उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो। ठीक है, तो बढ़ते हमारी वीडियो पे आगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि हमारा चैप्टर नंबर 3 दिया गया है, पॉवर्टी एज आ चैलेंज। ठीक है, पॉवर्टी का मतलब आपको पता ही है, 9th क्लास में आए हैं आप लोग। इवन कोई भी कंपटीशन में थोड़ा बहुत एनसीईआरटी की 9, 10, 11, 12 की बुक मतलब कॉमनली आती ही हैं कि उनको एक बार पढ़ ही ले एटलीस्ट। ठीक है, तो आपको इतना पता होगा पॉवर्टी मीन्स गरीबी। बट यहाँ इंडिया की बुक में ये दिया गया है। इंडिया में भी एक पॉवर्टी बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि उसको कम कैसे करें। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडिया में काफ़ी लोग नहीं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी घर या खाने पीने का कुछ भी ऐसा नहीं है। मिलता है तो ठीक है, वरना वो ऐसे ही रोड पे सो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज कैसे ख़त्म करना है, कैसे इस चीज़ से कैसे कैसे योजनाएं हमारे इंडिया की सरकार लेकर आती रहती है, थोड़ा उस पर भी देखेंगे। अगर इस चैप्टर में नहीं दिया होगा तो थोड़ा मैं अपने नोट्स से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। आपको मतलब मैं श्योर कर सकती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा अगर आप पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो। ठीक है, This chapter deals with one of the most difficult challenge faced by independent India poverty। देखा, मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर है, डील कर रहा है या हम लोग को बता रहा है कि सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज है कि गरीबी दूर करना अपने इंडिया से, जो कि इंडिपेंडेंट के बाद से देखा जा रहा है अपने इंडिया में। आफ्टर डिस्कसिंग this multi-dimensional problem through example, the chapter discuss the way, ये सब आप रेड कर लेना। ठीक है, तो इसमें ये दिया गया है, ये ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब इसके काफ़ी सारे डायमेंशनल हैं प्रॉब्लम के। इससे मतलब जैसे किसी के यहाँ खाना पीना नहीं है, मीन्स उनके पास पैसे नहीं है तो वो गरीब ही कहलाएंगे। जब गरीब है तो एजुकेशन भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें। द चैप्टर एंड विद द बोर्ड एंडिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इन द ह्यूमन पॉवर्टी। तो ये लास्ट में देखेंगे, होपफुली बताया गया कि चैप्टर के एंड में दिया गया है। तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन अवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु वी थिंक आर प्योर। They could be landless, labor in the village, or the pupil living in overcrowded juggies in cities. They would be daily wage worker at the construction site or the child workers इन ढाबास। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन भी ऐसा है कि आपने आसपास देखा होगा, अगर आपके पास एटलीस्ट आपके पास स्कूल जाने के लिए स्कूटी है तो किसी के पास साइकिल होगी, या आपने कभी मार्केट में देखा होगा कि कुछ बच्चे जो कि दुकानों में एज आ सर्वेंट काम पे लगे रहते हैं। तो ये एक साइन ही है कि पॉवर्टी है। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग झोपड़ी बना के रह रहे हैं, तंबू लगा के रह रहे हैं, तो मतलब समझ सकते हो यार कि उनके पास घर नहीं है तभी वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मोदी जी ने योजना बनाई कि सबके पास घर होगा, आवास योजना। तो वो अब सारे ज़्यादातर घर जिनके पास नहीं थे या जिनके कच्चे थे तो उनके अब मोदी जी की वजह से वो पक्के हाउसेस हो गए उनके। तो फुली आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि किस टाइप का हो सकता है। देख लेते हैं व्हाट इज़ पॉवर्टी। ठीक है, तो पॉवर्टी एक ऐसी स्टेट और कंडीशन है जिसमें जो पर्सन होते हैं, जो लोग होते हैं, वो फाइनेंशियली चीज़ों से दूर होते जाते हैं। जो उनकी एसेंशियल चीज़ें होती हैं उनका स्टैंडर्ड मिनिमाइज़ हो जाता है। मीन्स उनके पास पैसे नहीं है तो होपफुली वो यही सोचेंगे यार कल के लिए बचा दो, क्योंकि उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा आ जाती है। तो हिंदी वाले समझ ले, अदरवाइज़ इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स यहाँ से देख सकते हैं। पॉवर्टी इज़ अ स्टेट और द कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्स। मीन्स फाइनेंशियली आप बोल सकते हो कि पैसे से, या फिर एनीथिंग, मतलब एक लिविंग स्टैंडर्ड को जो अच्छे से
लग्जरियस बना सकता है, उस चीज़ से फाइनेंशियल रिसोर्सेज यहाँ पे मतलब है। एंड एसेंशियल फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर ऑफ लिविंग, ठीक है। सो होपफुली आपको ये इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे पॉवर्टी के 2 केसेस हो सकते हैं, तो ज़्यादातर गांव और शहर में ही हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर गांव और शहर, महानगरों की बात नहीं होती, क्योंकि वो वैसे भी रिचेस्ट तो नहीं बट रिच सिटीज़ होते हैं। सो यहाँ पे अर्बन एरिया एंड रूरल एरियाज़ के बारे में दिया गया है। सो यहाँ पे इसका थोड़ा बेसिक मैं बता देती हूँ। अर्बन एरिया जो होते हैं सिटीज़ के एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट मतलब होता रहता है, ठीक है। रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र या गांव के एरिया जिनमें डेवलपमेंट कई सालों तक लग जाते हैं डेवलपमेंट होते होते, ठीक है। अब जो इसके अंडर पे केस स्टडी है कि कैसे होता है, तो थोड़े इसमें एग्जांपल लेके मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अर्बन एरिया है, गांव का शहर है, गांव का एरिया है, उसमें बोला गया है कि फार्मिंग में वो लोग अपना पूरा टाइम करते हैं, ठीक है। फार्मिंग में कर रहे हैं तो फुल इनको पढ़ना लिखना एजुकेशन वगैरह तो नहीं आता होगा, किसानी खेती ही आती होगी। तो वो अपने आगे जनरेशन मीन्स अपने आगे बच्चों को वो यही बताएंगे, भैया यही करो तुम, ठीक है। रूरल एरिया में क्या होता है, वो थोड़ा डेवलप सिटीज़ होते हैं, सो उनमें क्या होता है, थोड़ा एजुकेशन के लिए प्रेशराइज होता है। तो जैसे पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे हैं, प्रीवियस चैप्टर मैंने आपको बताया है कि अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो वो ही जो पढ़ाई की, जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है वो समझ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे रूरल एरिया पे है। तो हमने बात कर ली कि गांव के एरियाज़ में क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा शहरी इलाके में देख लेते हैं, जैसे कि वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट के साथ वहाँ पे थोड़ा लोग एजुकेटेड भी होते हैं। एजुकेटेड होने के साथ साथ अगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम वैकेंसीज़ नहीं मिलती है तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट और मतलब वो घर पे ही रहेंगे, फिर अपना कोई बिज़नेस देख लेंगे। वो बिज़नेस नहीं चलता है तो फिर वो घर पे रहेंगे, सरकार पर बोझ बनेंगे। पॉवर्टी इस शहरी इलाकों में इस तरह से मानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी अबाउट द केसेस ऑफ द पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ केसेस है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 आपको यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, इवन कि आपकी बुक में भी दिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पे आता है हमारा लैंडलेसनेस, ठीक है। मतलब आपके पास ज़मीन नहीं है, मीन्स ना खेती करने के लिए, ना ही आपके पास खुद का मकान, खुद का घर बनवाने के लिए, ठीक है। आप उसके रेंट दे के आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉवर्टी से निकलने के लिए आपके पास खुद की ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ये बुक बोल रही है, इस चैप्टर में ऐसा है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यही होता है, अगर आपको कोई चीज़ आती है, मीन्स सपोज़ करिए आपने कोई एग्ज़ाम क्रॉस कर लिया, मीन्स आपका कोई कॉम्पिटिशन लेवल का कोई एग्ज़ाम आपने क्रॉस कर लिया है, जब गवर्नमेंट उस चीज़ की वैकेंसी या सीट्स ही कम निकालेगी या फिर निकाल ही नहीं रही है, बोल रही है कि कुछ टाइम के बाद कर दें, तो वो लोग, उनको तो पता है वो पास आउट है, ठीक है। तो वो घर पे, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि वो एबल तो है वर्क करने के, बट वो फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। साइज़ ऑफ द फैमिली, अपने इंडिया में तो साइज़ वैसे भी आपको पता है, ठीक है। तो पॉवर्टी के लिए यार, जैसे घर में खाने पीने का चीज़ें कम है, तो फैमिली भी छोटी हो तो शायद पेट गुजारा हो जाए, ठीक है। हमारा 4th नंबर पे आता है लिटरेसी, मीन्स अ लैक ऑफ द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए, प्योर हेल्थ, ठीक है। तो देखो, ये अकेला नहीं होता है कि पॉवर्टी से, गरीबी से निकल के पैसे कमा लिए, बट अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो वो पॉवर्टी से आप मेहनत करके आप निकल सकते हो, ठीक है। बट आपके पास फिज़िकल हेल्थ ही नहीं होगी तो आप वो नहीं कर सकते हो, ठीक है।
इन सब चीज़ों से, पॉवर्टी से आप बाहर निकल सकते हो। ऐसा आपको एग्ज़ाम में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो मुझे ये लगता है कि चाइल्ड लेबर, जब सरकार ने, अपनी इंडिया की सरकार ने 8th क्लास तक की पढ़ाई फ्री कर दी है, तब भी चाइल्ड लेबर क्यों, मतलब कहीं कहीं शॉप से मिल जाता है चाइल्ड लेबर, तो वो नहीं होना चाहिए। हेल्पलेसनेस, हिंदी में लिख दिया मैंने, बेबसी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हेल्प ले भी नहीं सकते हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो इसमें वो आ जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा केस जैसे ये लाइन सॉरी ये वर्ड उनके लिए जो रोड में रहते हैं, उनका कोई घर नहीं होता है, बट मोदी जी ने वो भी अच्छा कर दिया है ना। सो नेक्स्ट पे हमारा एक टर्म आता है पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट का मतलब तो पता ही होगा, वैज्ञानिक होता है, बट नहीं, सोशल साइंटिस्ट का मतलब जी, ये आपको मैंने हिंदी में बता दिया है, जो समाज के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं या गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं कि ये चीज़ अच्छी रहेगी, ठीक है, और वो पॉलिसी, वो योजना वो चल जाती है, तो वो उनको सोशल साइंटिस्ट बोल दिया जाता है, ठीक है। द इंडिकेटर्स आर यूज टू रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, ठीक है। पॉवर्टी लाइन देख लेते हैं कि क्या होता है। द पॉवर्टी लाइन इज अ मेथड टू मेजर पॉवर्टी बेसिस ऑन इनकम और कंजप्शन, ठीक है। ये जो ऊपर वाली लाइन है, तो आप इससे कर सकते हो। कंजप्शन लेवल वेरीज टाइम एंड प्लेस। तो देखो पॉवर्टी लाइन कैसे देख सकते हैं, समझ लो कि अपन लोग 2 या 3 टाइम खाना खाते हैं, कैजुअली भूख तो 2 से 3 टाइम ही लगती है, वो दोनों टाइम का खाना उनको अच्छा मिल रहा है, अच्छे मतलब ब्रेड चाय ये सब नहीं, न्यूट्रिशन फूड उनको मिल रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से मेज़र्ड कर सकते हैं। अगर जैसे जैसे इनकम एंड कंजप्शन आ रहा है वर्ड यहाँ पे, लाइक जैसे कि अगर एक फैमिली में कमाने वाला सिर्फ एक है, ठीक है, और रहने वाले 5 लोग हैं, और शायद सपोज़ कर लीजिए 20,000 इनको मिलता है, ठीक है। तो आज 21 सेंचुरी के टाइम पे 20,000 सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है 5 लोगों के लिए, ठीक है। तो इनकम वो हो जाएगी, कंजप्शन कितने लोग उसको अचीव कर रहे हैं, तो उसकी इनकम बढ़नी चाहिए या उसको अपना बिजनेस, अपनी जॉब चेंज करनी चाहिए, तो वो उस चीज़ में आ जाता है, ठीक है। पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड periodically normal every 5 years by conducting sample survey carried out by National Sample Survey Organization। तो ये सब आपको इतना बुक में मिल जाएगा कि ऐसे ऐसे इनका सर्वे होता है, इसके थ्रू इसका सर्वे होता है, ठीक है। NSSO जिसका परफॉर्म दिया गया है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि रूरल एरिया मीन्स ग्रामीण गांव के इलाकों में देखा जाता है कि उनको 2400 कैलोरीज का फूड उनको मिल रहा है। अर्बन एरियाज़ में देखा जाता है 2100 कैलोरीज ऑफ फूड, ठीक है। तो थोड़ा हिंदी में भी है, तो आप लोग उसको ज़्यादा वो मत करना, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, चाहो तो नोट कर लो। इस योजना में मतलब पहले सरकार ने NSSO चलाया, जिसे नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। फिर उसको बाद में चेंज कर दिया NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। फिर उसके बाद इसको फिर से चेंज किया गया NSSO, जो कि ये ऊपर वाली ही है, CSO जिसका फुल फॉर्म नीचे आपको दिख रहा है, तो इक्वल में इन दोनों को ऐड करके NSO ये ऐसे बनी है। तो जो NSO है बिकम हुई है, जो कि NSO में वो फॉर्मेशन उसका ऐसे हुआ है, ठीक है।
फॉर्मेशन ऑफ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, NSO नेशनल सेटिस्फेयर ऑफिस। ठीक है, ठीक है। तो ये NSO का फुल फॉर्म है पूरा, ठीक है, जो कि उसके अंडर पे आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के अंडर पे आती है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो सही लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, जैसे हमारे चैप्टर 2 में हो गया था, तो चैप्टर 3 में से नहीं होगा, सो इसका पार्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।